Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session on Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as the Indian Express. So friends, आज है 14th of July and दोनों न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम गो थ्रू करेंगे। तो आज बहुत सारी न्यूज़ आई हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ जो है जो शुरुआत में हम लेंगे, जैसे बिहार का जो आपका इशू चल रहा है इलेक्टोरल रोल का, उसमें क्या अपडेट है, उसके अंदर में एक बहुत ही अच्छा डिटेल्ड आर्टिकल हिंदू में आया है, तो सबसे पहले हम उसी को लेंगे। इसके अलावा हिंदू और एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस में कुछ बहुत अच्छी न्यूज आई है, उनको भी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली न्यूज करते हैं। पहली न्यूज में मैंने दो आर्टिकल जो हैं वो एक साथ ही पुट अप कर लिए बिकॉज दोनों को हम साथ में पढ़ सकते हैं। तो यहां पे इलेक्शन कमीशन का बेसिकली ये बयान आया है कि देयर आर मेनी फॉरेनर्स फाउंड ऑन बिहार वोटर रोल्स, कि जो बिहार की ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज चल रही है ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, इसके अंदर में बहुत सारे आपके फॉरेनर्स काउंट करे गए हैं, यानी कि आपके नेपाल के, बांग्लादेश के, भूटान के लोग आपके, क्योंकि उन सबसे बॉर्डर भी टच होती है, बहुत नियर बाय रीजन से, तो वहां के लोग भी वोटर लिस्ट में पाए गए थे। ये इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट है बेसिकली टू जस्टिफाई कि व्हाई दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज वाज रिक्वायर्ड इन बिहार। अब यहां पे मेन इशू ये है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इलेक्शन इसी साल में है, नवंबर के अंदर में है, और आप इतना जल्दी, इतना नियर टू इलेक्शंस क्यों करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को? नवंबर में है और अभी देखिए जुलाई आ चुका है, तो मुश्किल से आपके पास में 3 मंथ्स का समय बचा है, और 3 महीने पहले ही करीब 2 से 3 महीने में आपको एमसीसी भी लग जाता है और उसमें आपका कैंपेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो व्हाई इज वेरी नियर टू दिस पर्टिकुलर इलेक्शंस? तो मेजरली जो अपोजिशन पार्टीज हैं उसके टाइमिंग की वजह से ये पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन में आ चुकी है। दूसरा, जो शुरुआत के अंदर में इलेक्शन कमीशन ने आपके डॉक्यूमेंट्स अलाउ करे थे वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव थे, ऑल्दो देयर वर अ लॉट ऑफ दोज डॉक्यूमेंट जो आप यूज कर सकते थे, बट बिहार की सिचुएशन देखते हुए, बिहार का एनवायरमेंट देखते हुए कि वहां पे फ्लडिंग बहुत कॉमन है, इसलिए इतने कम टाइम में एक्सरसाइज करना, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाना, अगर आपका नाम बाय चांस नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रेजेंट कर पाए, सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 6 to 7 months ऑफ टाइम टू अरेंज फॉर एन ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट और गेट द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस। तो ये सब चीजें क्योंकि यहां पॉसिबल नहीं हो रही थी, इसलिए ज्यादा इशू बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, जो एक रफ ड्राफ्ट रहेगा, वो अगस्त 1 को पब्लिश होगा और सितंबर 30 का इन्होंने गोल रखा है। तो आप देख सकते हैं कितना कम टाइम है, तो इसके अंदर में जो फील्ड वर्कर्स है उन पे बहुत प्रेशर रहता है कि जल्दी से जल्दी काम करिए, तो उसमें वो वेट नहीं करते हैं कि आई विल वेट फॉर दिस पर्सन टू गेट द डॉक्यूमेंटेशन या आई विल वेट फॉर दिस पर्सन टू गेट ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस, वो उसी टाइम में उसको डिलीट भी कर सकते हैं। एंड यहां पे सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो बिहार की उस पॉपुलेशन का होता है जो माइग्रेंट है, एंड वी नो दिस कि बिहार इज वन ऑफ दो स्टेट्स जहां पे माइग्रेशन पॉपुलेशन या माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। एंड वी नो दिस, ऑल दिस नॉट गुड थिंग टू से, बट अगर आप देखते हो किसी भी शहर के अंदर में जो प्राइमरली लेबर क्लास है वो बिहार से ही बिलोंग करती है, बिकॉज बिहार स्टेट के अंदर में उनके पास में वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे बिहार के जो रेसिडेंट्स हैं वो दूसरे शहरों में जाके अपना काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप यहां देखेंगे तो जो सेकेंड आर्टिकल है उसमें डिटेल में आपको विद प्रोविजंस एंड विद सुप्रीम कोर्ट केसेस आपको समझाया हुआ है कि ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होने का मतलब क्या होता है। बिकॉज आपका जो नाम है इलेक्टोरल रोल में तब आता है जब आप उस पर्टिकुलर प्लेस के ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो, विच मीन्स यस सिटीजनशिप इज रिक्वायर्ड, बट सिर्फ सिटीजनशिप प्रूव करने से कुछ नहीं होगा, आपको जहां की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए वहां के आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने चाहिए। ऑल्दो ब्रीफ में मैंने इसको कुछ दिन पहले भी कवर करा था, बट आज हम फिर से एक बार इस पर्टिकुलर टॉपिक को ढंग से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगेन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहां पे मेंशन्ड है, तो आपका जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950 का, नॉट 1951 का, उसके सेक्शन 19 है, 20 है, 20A है, 20A एक और हम सेक्शन है जो हमने पहले कवर नहीं करा था, उसको आज हम कवर कर लेंगे। इसके अलावा वी हैव दिस रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, जिसके अंदर में भी ये पर्टिकुलर पावर दी हुई है, और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 19 है, एंड इट इज सेक्शन 19 जहां पे ये रिक्वायरमेंट है टू बी एन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, टू बी योर नेम इन द वोटर लिस्ट। तो यहां पे सेक्शन 19 ये स्पेसिफाई करता है कि उस पर्सन का ही नाम वोटर लिस्ट में होगा जो वहां का ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होता है। ओके, और इट इज सेक्शन 20 जिसके अंदर में ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन होता है और क्या पर्टिकुलर
पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन या प्रूफ्स आपके ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए रिक्वायर्ड होंगे और क्या नहीं होंगे, वो सब सेक्शन 20 में मेंशन्ड है। तो फॉर एग्जांपल जब हम सेक्शन 20 को पढ़ते हैं तो एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि अगर उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में आपकी कोई प्रॉपर्टी है, इट डज नॉट क्वालिफाई यू टू बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो हो सकता है कि कोई पर्सन जो लेट्स से रिच है, उसने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपनी प्रॉपर्टीज को बाय कर रखा है, ही इज द ओनर ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बट इस बेसिस पे उसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो वोटर राइट नहीं मिलेगा। सिमिलरली यहां पर भी प्रॉपर्टी ओन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज स्टिल पॉसिबल कि आप प्रॉपर्टी ओन भी नहीं करते उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में, आप लेट्स से किसी रेंट पे रहते हैं या लेट्स से आप होमलेस हैं, तो भी आपके पास में वोटर आईडी कार्ड आपको मिल सकता है। तो यहां पे एट द सेम टाइम सेकंड पॉइंट देखिए, अ पर्सन टेम्पररली एब्सेंट फ्रॉम देयर होम स्टिल कंसीडर्ड एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो कोई पर्सन अगर टेम्पररली एब्सेंट होता है, और टेम्पररी का मतलब यहां पे दिनों से नहीं साल भी हो सकते हैं, तब भी आपको वहां का ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जा सकता है, प्रोवाइडेड कि वो आपका मेन घर है। आपका मेन घर से मतलब है कि मेजॉरिटी आप वहीं पे टाइम स्पेंड करते हो, या मेजॉरिटी ऑफ योर लाइफ है वो आपने वहीं पर स्पेंड करी, और फ्यूचर में भी इंपॉर्टेंट बहुत यहां पे क्या है, फ्यूचर में भी आप अपने आप को वहीं का रेसिडेंट मानते हो। ठीक है, तो यहां पे स्पेशल प्रोविजंस हमने एग्जिस्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर आप इन क्लास ऑफ पीपल को देखोगे तो यूजुअली दीज आर द क्लास ऑफ पीपल जो हो सकते हैं कि उनका ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो, बट बिकॉज ऑफ देयर नेचर ऑफ द जॉब, जो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब्स ही हैं, इस वजह से उनका एक जगह से बहुत लंबे टाइम तक एब्सेंट होना लाजमी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर्म फोर्सेज में हो, स्टेट पुलिस सर्विस में हो जो आउटसाइड स्टेट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जो अब्रॉड पोस्टेड है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आप यहां पे होल्ड करते हो, तो इन सब केस के अंदर में आपका एक एक्सेप्शन होता है, स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो जो सेम कंडीशंस एक नॉर्मल पर्टिकुलर सिटीजन के लिए लगती हैं, यहां पे कंडीशन जो है उनको आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, और वो जो चेंजेस होते हैं, जो रूल्स होते हैं इलेक्टोरल रूल्स के अंदर में, जो पावर होती है उसके अंदर में किए जाते हैं। इन सब के अलावा ये जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्संस हैं, इनके जो स्पाउसेस हैं, तो मेल है तो फीमेल उनकी वाइफ, और वाइफ है तो उनके हस्बैंड, अगर सर्विसेज में है तो उनके स्पाउसेस को भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाता है इन देयर होम कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, तो शादी के बाद अगर लेट्स से वाइफ मूव कर रही है हस्बैंड के साथ में, और लेट्स से कि वो किसी फॉरेन पोस्टिंग के अंदर में यहां पे पोस्टेड है, या लेट्स से आर्म फोर्सेज में तो कहीं और पे उसकी ड्यूटी है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें स्पाउस का भी वोटिंग राइट हो जाता है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग भी आती है कि जब हम सेक्शन 20A देखते हैं, वहां पे जो एनआरआईज हैं जो बहुत लंबे टाइम से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एब्सेंट रहते हैं, उनको भी हमने राइट टू वोट दे रखा है। तो जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस होते हैं उनके पास में भी वोट करने का राइट है, लिंक टू देयर पासपोर्ट एड्रेसेस। तो जो पासपोर्ट के अंडर में एड्रेस होता है, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एनआरआई को भी वोटिंग का राइट होता है। अब आप यहां समझिए कि दीज आर एनआरआईज जो है इंडियन सिटीजन, उन्होंने बाहर की सिटीजनशिप नहीं ली है, दे आर ओनली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो हम यहां पे उन लोगों को भी आपका वोटिंग राइट अवेलेबल दे रहे हैं, बट हमारे कंट्री के ही लोग जो किसी दूसरी स्टेट में बहुत लंबे टाइम से हैं, उनके लिए हमने डॉक्यूमेंटेशन का पूरा एक पूरा क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स उनको बोल रखा है, और ये वो प्रेजेंट कर पाते तो ये हम उनके आधार कार्ड को एक्सेप्ट करने वाले नहीं थे, हम उनके वोटर कार्ड को एक्सेप्ट करने वाले नहीं थे, हम उनके राशन कार्ड को भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे, अनलेस सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे आपके इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया कि आपको ये एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये एक्सरसाइज जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और इस वजह से हम वो पर्टिकुलर भी डॉक्यूमेंट जो है उनको अलाउ कर रहे हैं। ओके, इसके बाद आपका आ जाते हैं इलेक्टोरल रूल्स, जो ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसने ये रूल्स बनाए 1960 में कि कैसे इस सेक्शन के जो प्रोविजंस इलेक्टोरल्स को उनको हम कैसे करेंगे, और यहां पे ये जो पर्टिकुलर है कि इंक्लूड कैसे करना है, एक्सक्लूड करना कैसे है इलेक्टोरल्स में नामों को, इसका पूरा प्रोसीजर जो है वो इन रूल्स के अंदर में प्रोवाइडेड है। और ये रूल्स इलेक्शन कमीशन ने बनाए, और इलेक्शन कमीशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स इनको चेंज कर सकता है। तो जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट है उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स अलाउ होंगे, कौन से नहीं होंगे, वो सब इन रूल्स में प्रोवाइडेड होता है, और ये इलेक्शन कमीशन ही बनाती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस है मनमोहन सिंह जी का, जो आपके प्राइम मिनिस्टर है, उन्हीं का ये केस है गुवाहाटी हाई कोर्ट का। और यहां पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब क्या होता है वो बताया हुआ है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब होता है एक हैबिचुअल और परमानेंट रेसिडेंट। ओके, तो एक हैबिचुअल मतलब कि रेगुलरली वहां पे आता है, या वहां का परमानेंट रेसिडेंट है, ये मतलब है ऑर्डिनरी रेसिडेंट का। तो यहां पे हमें एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी मिल गई। दूसरा क्या है, अगर आप टेम्पररी या कैजुअल रेसिडेंस में है तो आप क्वालिफाई नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए
आप कुछ महीने या कुछ सालों के लिए जॉब पर्पस के लिए या किसी और पर्पस के लिए, ट्रेनिंग पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए कहीं पे अगर रेसिडेंस भी है, लेट्स से आप प्रॉपर्टी ओन करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टिल यू वुड नॉट क्वालिफाई टू बी अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब आप यहां पे हमेशा याद रखिएगा कि हो सकता है इफ यू आर इन्फ्लुएंशियल, यू हैव मनी, you might be able to get your name into voter list. However, as per your Guwahati High Court, temporary और casual residence होगा तो नहीं मिलेगा। ordinary resident का मतलब क्या है, आप या तो perpetually वहां रह रहे हो या habitually वहां के resident हो। थर्ड इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रिक्वायरमेंट होती है, डोमिसाइल में भी यही रिक्वायरमेंट लगती है, देयर मस्ट बी इंटेंशन टू ड्वेल परमानेंटली एट दैट प्लेस, यानी कि आपकी इंटेंशन है वहां पे रहने की परमानेंटली, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है डोमिसाइल के लिए। एंड फोर्थ इज, अ रीजनेबल पर्सन शुड एक्सेप्ट देम एज अ जेन्युइन रेसिडेंट। तो यहां पे एक रीजनेबल पर्सन का हम टेस्ट लगाते हैं, तो अगर एक रीजनेबल पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है कि यस दैट पर्सन शुड बी अ रेसिडेंट, तो वही टेस्ट यहां पे जो भी अथॉरिटी होगी उसको लगाना पड़ेगा कि इट फील्स लाइक कि यस दिस पर्सन वांट्स टू बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, तो वो वहां पे उसको एंटर करवा देना चाहिए। तो यहां पे हमें ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मिल जाती है गुवाहाटी हाई कोर्ट की भी। ठीक है, तो ये था आपका लीगल बैकग्राउंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का। अगेन आई विल क्लैरिफाई, आपसे सेक्शन पूछने का, सेक्शन नंबर पूछने का चांस कम होता है, बट वो एक्ट आपसे पूछ सकते हैं, रूल मेकिंग पावर किसके पास है वो पूछ सकते हैं, उन रूल्स में लिखा क्या हुआ है, किस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये सब क्वेश्चन बिलीव मी ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। और वो टाइम गया जब जीके क्वेश्चन में जीके क्वेश्चन आते थे, आज के टाइम या प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप देखते हो तो वो थोड़ा बहुत रीजनिंग का या इंग्लिश का क्वेश्चन बनाकर भी आपसे पूछ लेते हैं जीके के सेक्शन के अंदर में। तो आप ये मत सोचना कि ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन लगता है या इंग्लिश का क्वेश्चन लगता है, इस टाइप के क्वेश्चन वो जीके के अंदर में ही पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली ये एक पर्टिकुलर पैसेज बनके आपके रीजनिंग और इंग्लिश में भी आ सकता है। ओके और फाइनली यहां पे जो सारा इशू है वो माइग्रेंट लेबर्स का है। तो इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसकी इंटेंसिटी क्या है, तो वो ये है कि अराउंड इंडिया के अंदर में 15 करोड़ लोग हैं जो माइग्रेंट लेबर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, और ये 21 का सर्वे, तो पिछले 5 साल में ये नंबर और भी इंक्रीज हुआ होगा। और कोर्ट जो है दे वांट अ ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन एंड दे वांट कि जो होम कॉन्स्टिट्यूएंसी रूल्स के अंदर में है उन सबके जो नाम है वो रिटेन करने चाहिए, अगर पॉसिबली कोई पर्सन अपनी स्टेट में ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। व्हाई इट इज बीइंग आस्क्ड, बिकॉज अगर स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन करेंगे हम, उसका इंटरप्रिटेशन स्ट्रिक्ट कर देंगे, तो बहुत सारे लोग इनफ्रेंचाइजमेंट हो जाएगा, मतलब बेसिकली उनका राइट टू वोट चला जाएगा, अनजस्ट डिलीशन होगा माइग्रेंट वर्कर्स का, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू कम बैक टू बिहार। लेट्स से कोई पर्सन तमिलनाडु के अंदर में है और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उसका नाम रिमूव हो जाएगा। एंड मेनी अ टाइम्स टेम्पररी वर्क एड्रेस को रजिस्टर करने में भी बहुत लोग अनविलिंग होते हैं या इनेबल होते हैं कि ठीक है आई डोंट वांट माय वोटर, अगर इतना मुझे एफर्ट्स लगाना पड़ेगा मुझे राइट टू वोट मत दीजिए, कोई इशू नहीं है, वैसे भी सरकार नहीं करती। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो धीरे धीरे अगर आप इस तरह से इतना स्ट्रिक्ट कर दोगे तो उनका जो विश्वास है गवर्नेंस के ऊपर से वो रिमूव हो जाएगा। सो इफ वी वांट कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट रहे, तो वी वुड वांट कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पे वोटिंग राइट मिले। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, तो वापस से आपका जो नीफा वायरस है कई साल से 2023 ऑनवर्ड्स बहुत ही ज्यादा ये न्यूज में रह रहा है, एंड वन ऑफ द रीजन ये न्यूज में इसलिए ज्यादा है बिकॉज केरला के अंदर में बार बार इसका आउटब्रेक होता रहता है। तो अगेन आपके जो कोविड-19 के बाद से, कोविड-19 पे भी क्लैट में क्वेश्चन आ चुका है, उसके बाद से जो बैक्टीरिया वायरस रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। और कोई वायरस, कोई पर्टिकुलर ऐसा डिजीज या इलनेस अगर उसका आउटब्रेक होता है तो माय सजेशन वुड बी कि आप उसको अच्छे से करें। तो नीफा वायरस के बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। सो नीफा वायरस का नाम नीफा विलेज से आता है, जो मलेशिया के अंदर में एक विलेज है। 98-99 वाज द ईयर जब पहली बार इसका आउटब्रेक हुआ था, एंड वी डिस्कवर्ड दिस पर्टिकुलर न्यू वायरस जिसको ह्यूमंस भी जिससे इंपैक्ट हो रहे थे। और उसके बाद में इंडिया और बांग्लादेश के अंदर में भी इसके रिपीटेड आउटब्रेक्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल कि अभी वाला जो आउटब्रेक है ये पिछले 25 ईयर्स में 2001 में फर्स्ट टाइम हुआ था इंडिया में, तब से ये इंडिया का 7th या 8th आउटब्रेक हो जाएगा। ओके, इसके नेचुरल रिजर्वॉयर कहां पे, मतलब ये वायरस जो है किस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल के बॉडी में ये रिसाइड करता है, तो ये रिसाइड करता है फ्रूट बैट्स की कैटेगरी के अंदर में, जिनको हम फ्लाइंग फॉक्सेस भी बोलते हैं। तो अगेन इसका भी जो रिजर्वॉयर है, सोर्स है, वो आपके बैट्स हैं, बट कौन से वाले, फ्रूट बैट्स। ओके, और इनको ही हम फ्लाइंग फॉक्सेस बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका सीधे सीधे ये बन जाता है, ह्यूमंस में कैसे कैसे
से स्प्रेड हो सकता है, ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो यस, अगर कोई इन्फेक्टेड बैट है, पिग है या ह्यूमन है, उसके आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हो तो उससे आपको ये पर्टिकुलर वायरस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सेकेंड इज कि कोई सा भी, इनको फ्रूट बैट्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे ईट फ्रूट्स। तो ये अगर कोई फ्रूट है जो कंटेमिनेटेड है, जो कंज्यूम कराता है लेट्स से किसी बैट ने, और फिर आपने उसको अगर कंटेन कर लिया, आपने उसको ईट कर लिया, तो उसमें ये आपको रीच कर सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो जो आपके फ्लूइड्स होते हैं उनके थ्रू ये स्प्रेड होता है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, बॉडी के फ्लूइड्स कोई से भी, या कोई कंटेमिनेटेड सर्फेस है तो अगर आपने उसको टच किया एंड देन यू लेट्स से यू समहाउ इट एंटर्ड योर बॉडी सिस्टम, तो उससे भी आपको ये स्प्रेड हो सकता है। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड, तो करीब आपके बॉडी में जो वायरस है ये 4 से 14 डे तक विदाउट लेटिंग यू नो एक्टिव रह सकता है, एंड लेटर ऑन ये आपको 45 डेज तक के लिए ये बुखार जो है परेशान कर सकता है। मॉर्टेलिटी रेट जो है इट्स वेरी हाई, मतलब डेथ रेट जो इसमें बहुत हाई है, 40 से 75% तक। तो अगर आपको टाइमली जो इसकी ट्रीटमेंट है वो नहीं मिले तो आपकी डेथ के चांसेस बहुत हाई होते हैं। 75% ऑफ द पीपल हु कॉन्ट्रैक्ट दिस वायरस माइट इवन डाई। क्या इसकी कोई वैक्सीन है? तो करंटली वर्किंग चल रही है एक आरएनए वैक्सीन के ऊपर पे। हाउएवर अभी करंटली कोई भी वैक्सीन नहीं है। और क्या इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है? तो अगेन रिमेंबर, इसका ट्रीटमेंट भी स्पेसिफिक कोई नहीं है। इस निफा वायरस के लिए कोई आपका रेजिमेन नहीं है कि इसको फॉलो करके आप इस निफा वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पे भी सिम्टोमैटिक है। सिम्टोमैटिक का मतलब होता है जो सिम्टम्स हैं, जैसे अगर आपको बुखार है तो बुखार की गोली दे दी, आपको हेडेक है तो हेडेक की गोली दे दी, अगर आपको डिहाइड्रेशन है तो आपके ग्लूकोज चढ़ा दिया, फ्लूइड आपको दे दिए गए। इस तरीके से इसको ट्रीट करा जाता है। प्रीवियस आउटब्रेक कौन सा है? तो पहला आउटब्रेक इंपॉर्टेंट होता है। पहला आउटब्रेक हुआ था सिलीगुड़ी में 2001 में। सिलीगुड़ी इज इन वेस्ट बंगाल, तो स्टेट भी पता होनी चाहिए, जगह भी और ईयर भी। तो पहला आउटब्रेक इंडिया में हुआ था 2001 में। उसके बाद 2007 के अंदर में एक बड़ा आउटब्रेक था, 18 में, 19 में, 21 में और 23 में। तो आप यहां पे देखिए कि अराउंड 2018 से लेके आपके 23 के अंदर में इट इज केरला, जहां पे ये पर्टिकुलर निफा वायरस जो है ये आपका बार बार आउटब्रेक हो रहा है। और यहां पे आपको लगेगा कि यार ये केरला में ही क्यों हो रहा है? तो एक रीजन तो ये है कि केरला के बहुत सारे लोग जो हैं वो कंट्री टू कंट्री माइग्रेट करते हैं। अफ्रीका की साइड, साउथ ईस्ट एशिया की साइड में बहुत ज्यादा वहां से ट्रैवल होता है, तो इस वजह से कोई वायरस जो है वो इजीली इंडिया में एंटर कर सकता है। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रियलाइज कि केरला उसको कंटेन करने में बहुत सक्सेसफुल रहा है। कि आप यहां देखिए कि केरला में अगर ये वायरस भी है तो भी कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर में या आंध्र प्रदेश में, साउथ की जो इसकी बॉर्डरिंग स्टेट है, वहां पे ये पर्टिकुलर वायरस नहीं पहुंच पाया। तो आप कहेंगे कि शायद वो स्टेट बढ़िया कर रही है, बट आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि जो पर्टिकुलर सोर्स स्टेट होती है उसका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये केरला के एक बेटर हेल्थ सिस्टम को हमें यहां पे एक एग्जांपल सेट करता है कि कैसे अगर आपका हेल्थ सिस्टम बढ़िया तो आप उसको कंटेन कर सकते हो। एंड एवरी टाइम ये पर्टिकुलर चीज हुई है तो हमने वहां पे मोर्टेलिटी रेट को नेग्लिजिबल रखा है, कम से कम रखा है, और केसेस को भी यहां पे रखा है। जैसे यहां देखिए, जब फर्स्ट टाइम हो तो 17 डेथ्स हुई, सेकेंड टाइम में सिर्फ एक एक केस आया, पूरे साल भर का सिर्फ एक एक केस था, और 23 के अंदर में सिर्फ 2 डेथ्स हुई हैं। तो कई बार डेथ ऊपर नीचे हो सकती है, बट यू कैन सी हियर कि कितना सक्सेसफुल मॉडल है केरला का हेल्थ को लेके। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग योर निफा वायरस। नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एडिटोरियल है फैजल मुस्तफा का। तो ये करंटली आपके जो पटना का NLU SC NLU है उसके ये वाइस चांसलर हैं। इससे पहले ये नालसार हैदराबाद के चांसलर रह चुके हैं, और इनका ये पर्टिकुलर आपका वाइस चांसलर रह चुके हैं। इनका ये पर्टिकुलर आर्टिकल आया है, और दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। एंड हियर इट इज सेइंग कि ये पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है, अर्लियर दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट वाज इम्प्लिसिट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड नाउ it was made explicit in 1976। तो यहाँ पे मेनली मैसेज ये है कि हम हमारे पर्टिकुलर सेक्युलरिज्म को, डू नॉट थिंक, ये 76 में फर्स्ट टाइम ऐड किया गया था, ये हमेशा से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। ओनली थिंग विच वी डिड वाज 76 के अंदर में हमने इसको एक्सप्लिसिटली आपके प्रियम्बल के अंदर में मेंशन कर दिया। अदरवाइज इट ऑलवेज एग्जिस्टेड इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इन्होंने यहाँ पे हमें कुछ रेफरेंसेस दिए हैं फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स ऑल्सो, रिगार्डिंग आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकॉर्ड्स ऑल्सो। और वहां के जो पर्टिकुलर लोग थे, जो स्टॉलवर्ड्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा, उनके यहाँ एग्जांपल से हमें एक्सप्लेन करा है कि व्हाई इंडिया नेवर वांटेड टू बी अ थियोक्रेसी या एक हिंदुत्व स्टेट नहीं बनना चाहती थी, एंड इट ऑलवेज फेवर्ड अ सेक्युलर कंट्री। ओके, तो यहाँ पे
कंटेक्स्ट बताया हुआ है पहले तो आपका कि जो सेक्युलर वर्ड है ये वर्ड आपका बिफोर 76 कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता था. इट वाज बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी. हाउएवर तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इस पर्टिकुलर वर्ड को यहां पे ऐड करा गया था. बट सेक्युलरिज्म वाज ऑलरेडी अ फंडामेंटल इनहेरेंट वैल्यू और फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द बिगनिंग. सो मच सो कि इसको हम बेसिक फीचर भी मानते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? टू प्रमोट इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, नॉट हॉस्टिलिटी और सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन. तो अनलाइक द वेस्टर्न कंसेप्ट जहां कंप्लीट सेपरेशन की बात करी जाती है, यहां पे सेक्युलरिज्म का मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में सेक्युलरिज्म का मतलब है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन. ओके, अब इन्होंने कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल दिए हैं, तो मैं आपको ये एडिटोरियल ही समझा रहा हूं. तो उसमें नेहरू का विजन हमें बताया हुआ है. तो नेहरू वाज वन जो ऑर्गेनाइज रिलीजन के खिलाफ थे. तो आप कह सकते हैं कि ही वाज समवन जो स्पिरिचुअल अपने आप को बोल सकते थे, बट ही वुड ऑलवेज अगेंस्ट ऑर्गेनाइज रिलीजन जो रिचुअल्स और सुपरस्टिशन की वजह से बहुत ज्यादा डिग्रेड हो चुका था. तो ही प्रमोटेड अ सेक्युलर पॉलिटी वेयर रिलीजन एंड स्टेट आर सेपरेट इन गवर्नेंस. तो ही वांटेड कि रिलीजन जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट कर सकता है, बट रिलीजन जो है वो गवर्नेंस को डिक्टेट नहीं करेगा. दिस वाज नेहरूज व्यू. इसके बाद ही इज गिवन एग्जांपल फ्रॉम एंशिएंट इंडिया कि जब आपके अशोका थे, तो वन ऑफ द ग्रेट एम्परर ऑफ मौर्य डायनेस्टी अशोका, जिन्होंने सबसे बड़े इंडिया को करीब करीब सबसे बड़ा इंडिया जो है, जो इंडिया आज हम समझते हैं, उस किंगडम का यहाँ पे उन्होंने बिगनिंग करा था. और जब 3rd सेंचुरी बीसी में ही बिकेम अ एम्परर, पॉसिबली आफ्टर द कलिंगा वॉर, ही वाज वन जो अगेन वांटेड रेस्पेक्ट फॉर ऑल फेस एंड रिजेक्टेड रिजेक्शन ऑफ रिलीजियस बाइकॉटरी. तो ही वाज समवन जो रिलीजियस टॉलरेंस को यहाँ पे प्रमोट करते थे. ही वांटेड कि सारे फेस को यहाँ रिस्पेक्ट करना है. ही आल्सो यूज्ड टू गिव आर्म्स टू द पुअर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एंड आल्सो प्रोवाइडेड सपोर्ट टू डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स आल्सो. तो यहाँ पे उनकी जो रॉक एडिक्ट 7 और 12 है, तो रॉक एडिक्ट्स बेसिकली रॉक के ऊपर पे कुछ उन्होंने लिखवाया था. तो उन सब में भी ये पर्टिकुलर चीज जो है वो मेंशन मिलेगी. सो इट्स नॉट समथिंग, हमारे लिए सेक्युलरिज्म जो है वो कोई नया कंसेप्ट नहीं है. हमारी 3rd सेंचुरी बीसी के अंदर में मगध एम्पायर के टाइम में भी हमने ये सब चीजें देखी थी. इसके बाद फ्रीडम मूवमेंट के हमें एग्जांपल दिए कि 1928 के अंदर में कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट बनवाई थी, जिसके अंदर में भी हमने एक सेक्युलर स्टेट, या फिर एटलीस्ट हमने वहां स्पेसिफिकली बोला था कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा. सेकंड, कराची रेजोल्यूशन 1931 का, अगेन रिलेटेड टू योर आईएनसी ओनली. वहां पे हमने बोला कि स्टेट जो है वो न्यूट्रल रहेगा आपके रिलीजन के अंदर में. ये वही 31 का कराची रेजोल्यूशन है जिसके अंदर में हमने फंडामेंटल राइट्स और इवन राइट टू वोट फॉर विमेन भी बोला गया था. तो अभी तक वर्ल्ड के अंदर में कोई डेवलप कंट्री भी नहीं थी जो विमेन्स को यहां पे इक्वली ट्रीट करी पॉलिटिकली, बट इंडिया ने कराची रेजोल्यूशन 1931 में ये भी करा था. और नॉट जस्ट दिस, हिंदू महासभा जो बेसिकली आज के टाइम में अपने आप को हिंदूज का यहाँ पे हिंदूज के फेवर में बात करती है और हिंदूज को रखवाला बताती है अपने आप को. 1944 में जो हिंदू महासभा ने अपना ड्राफ्ट बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इट वाज बैक्ड बाय वीर सावरकर आल्सो. ही आल्सो प्रपोज्ड नो स्टेट रिलीजन. ही आल्सो वांटेड अ सेक्युलर स्टेट, कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, एवरीवन इज फ्री टू एक्सरसाइज देयर रिलीजन, बट स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा. इसके बाद वो मेन मुद्दे पे आते हैं जहां पे वो बेसिकली यहां पे बात करना स्टार्ट करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म जो है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है. तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात बताई हुई है कि ओरिजिनली इट वाज नॉट मेंशन्ड, बट इंपॉर्टेंटली कोई भी मेंबर, जैसे एक पर्सन का नाम यहां देख रहे होगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी. तो श्याम प्रसाद मुखर्जी जो है ये करंटली बीजेपी के फाउंडर माने जाते हैं. एटलीस्ट बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उसके ये फाउंडर माने जाते हैं एंड दे कंसीडर देम गुरु. तो उनको गुरु तक माना जाता है बीजेपी के अंदर में. एंड इवन ही रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ अ हिंदू राष्ट्र. ही ऑल्सो नेवर वांटेड अ हिंदू राष्ट्र इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इसके बाद अगस्त 1949 को यहां पे बात चली कि क्या हमें गॉड वर्ड को भी ऐड करना चाहिए क्या प्रियम्बल के अंदर में, कि लेट्स से कि समवेयर वी मेंशन गॉड आल्सो. और यहां पे 68-41 की वोटिंग हुई और इस बेसिस पे वी डिसाइडेड कि वी आर नॉट गोइंग टू इनकॉर्पोरेट द वर्ड इवन गॉड इनटू आवर प्रियम्बल. तो ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हो जाएगा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की व्यू पे आ जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट की व्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज केशवानंद भारती केस आया था आपका 73 में. सबसे इंपॉर्टेंट जो जजमेंट
है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का वो केशरन भारती है, बिकॉज इसमें बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन दी गई थी। अब बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन क्या होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे आइडियाज हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो इतने बेसिक्स हैं कि उनको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है, उनको रिपील रिमूव नहीं किया जा सकता है। और 73 के इस जजमेंट के अंदर में सेक्युलरिज्म को भी बेसिक फीचर डिक्लेयर कर दिया गया था और यहां पे गवर्नमेंट को ये सिग्नल दिया गया था कि सेक्युलरिज्म एक बेसिक फीचर है और इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेक्युलरिज्म जो वर्ड प्रियम्बल में है वो 76 में ऐड हुआ था। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट इवन मेंशनिंग ऑफ द वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल इट हेल्ड कि सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक फीचर है और इसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट होता है 76 में, जब हम सेक्युलरिज्म को भी इंक्लूड, सेक्युलर वर्ड को भी इंक्लूड कर लेते हैं। इसके अलावा एक हम सबकी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है 51B(a)(b) के अंदर में, जिसमें बोला गया सिटीजन मस्ट अपहोल्ड द नोबल आइडियाज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इंक्लूडिंग सेक्युलरिज्म। तो अदर वैल्यूज आर आल्सो मेंशन्ड, बट सेक्युलरिज्म भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में हमें भी एज अ सिटीजन हमारी भी ड्यूटी है कि हम सेक्युलरिज्म को अपहोल्ड करें। ओके, तो यहां पे ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें मिल जाता है। अब फाइनली एंड में इन्होंने जब कंक्लूड करा है तो वहां पे इंडियन सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या है, इंडियन कंटेक्स्ट में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है वो हमें समझा है। तो यहां पे पहली क्लैरिफिकेशन तो ये है कि इंडियन स्टाइल ऑफ सेक्युलरिज्म जो है ये वेस्टर्न स्टाइल ऑफ सेक्युलरिज्म से डिफरेंट है। तो जो फ्रांस और यूएस के अंदर में सेक्युलरिज्म का मतलब होता है विच इज कंप्लीट डिवीजन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा, रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये इंडिया का कंसेप्ट नहीं है। इंडिया के अंदर में वी टॉक अबाउट म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी ऑफ रिलीजन। इसमें जो स्टेट है वो रिफॉर्म्स के लिए इवन रिलीजन के प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर कर सकता है। हाउएवर रिलीजन जो है वो गवर्नेंस के किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये इंडियन हो जाएगा। और यहां पे ही इज फाइनली काउंटरिंग द हिंदुत्व एडवोकेट, जो यहां पे एक हिंदू राष्ट्र की बोलते हैं कि कल्पना करना चाहते हैं। उन्होंने बोला है कि दे रॉन्गली मिस इंटरप्रेट कि यहां पे माइनॉरिटीज को एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल रहे हैं। जैसे यहां पे अगर मैं आपको मेंशन करूं आर्टिकल 30 में जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनके पास में अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रन करने का, एडमिनिस्टर करने का राइट होता है, जो हर किसी मेजॉरिटी रिलीजन के पास में नहीं है। बेसिकली लेट्स से द हिंदू रिलीजियस फॉलोअर्स। हाउएवर यहां पे ये समझना पड़ेगा कि ये एक सेक्युलर वैल्यू है एंड वी वांट कि जो माइनॉरिटी रिलीजन है दे फील सेफ, दे फील लाइक कि वो अपने रिलीजन को प्रॉपरली यहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उस कंटेक्स्ट के अंदर में यहां पे ये पर्टिकुलर जो बेनिफिट होता है या जो प्रिविलेज होता है ये उनको प्रोवाइड करा जाता है। तो यहां पे जब इन्होंने कंक्लूड करा है तो दे कंक्लूडेड विद दिस पर्टिकुलर मैसेज कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए एंड एवरीवन हैज टू रियलाइज कि यहां पे हम एक बहुत ही बेटर इंडिया क्रिएट कर सकते हैं अगर हम सेक्युलर वैल्यूज को फॉलो करें। तो इस पर्टिकुलर कंक्लूजन के साथ ये आर्टिकल आपका एंड होता है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि इफ यू हैव हिंदू पेपर तो आज के जो एडिटोरियल्स आए बहुत अच्छे हैं, तो प्लीज इनको आप रीड करें। ग्लोबल एग्जांपल्स भी हैं आपके। ओके, ग्लोबल एग्जांपल्स में यूके का एंग्लिकन चर्च बताया हुआ है कि ओके, सो यूके इज वन कंट्री जहां पे जो चर्च होता है वो आपका ऑफिशियल रिलीजन में, वहां का क्रिश्चियनिटी इज ऑफिशियल रिलीजन। हाउएवर इक्वल राइट्स एग्जिस्ट फॉर ऑल फेथ। तो इफ यू नो दिस कि यूके का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बट स्टिल वहां पर जो सेक्युलरिज्म है वो ही वैल्यू फॉलो करी जाती है। अगेन एग्जांपल ऑफ आयरलैंड, ग्रीस, श्रीलंका हैज बीन गिवन। तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस रेफरेंस करा हुआ है बट स्टिल वहां पर भी आपके लीगल इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटीड है। एंड ही हैज इवन गिवन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान जहां पे इस्लाम इज स्टेट रिलीजन बट उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर में माइनॉरिटीज को भी राइट्स प्रोवाइड करे गए। तो ऑल्दो इन प्रैक्टिस पाकिस्तान इसको नहीं फॉलो करता है बट एटलीस्ट इन देयर पर्टिकुलर लॉ बुक्स दे टॉक अबाउट इक्वल राइट्स टू माइनॉरिटीज। इसके बाद मॉडर्न रेलिवेंस की बात करिए। सेक्युलरिज्म का करंट मीनिंग मॉडर्निटी से है। तो थियोक्रेटिक स्टेट्स का जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ये आउटडेटेड हो चुका है। इवन अर्स्टवाइज थियोक्रेटिक स्टेट्स लाइक सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा दे आर आल्सो मॉडर्नाइजिंग देमसेल्फ एंड दे आर मूविंग अवे फ्रॉम थियोक्रेटिक मॉडल। और इन्होंने एक अल्टरनेटिव मॉडल सजेस्ट करा है कि इंडिया कुड अडॉप्ट अ जुरिसडिक्शन मॉडल वेयर स्पिरिचुअल हेरिटेज इज एक्नॉलेज्ड बट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो हम यस यहाँ पे लोगों की जो स्पिरिचुअल उनका पर्टिकुलर रिलीजन को प्रैक्टिस करने का तरीका है, उनके जो प्रोपेगेट करने का तरीका, उसको तो हम यहाँ पे रेस्पेक्ट करेंगे बट किसी के बीच में
भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और हम यहाँ पे हिंदुइज्म को, ना कि हिंदुत्व को, तो देयर इज अ डिफरेंस। हिंदुत्व बेसिकली बिलीव्स इन डोमिनेंस ऑफ हिंदूज इन इंडिया और हिंदुइज्म बिलीव्स इन द आइडियाज ऑफ हिंदू कल्चर। तो यहाँ पे हिंदुइज्म को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज अ कल्चरल इथोस व्हाइल इंश्योरिंग इक्वल राइट्स फॉर ऑल। तो हिंदुइज्म की जो वैल्यूज हैं उनको हम हमारी कल्चरल वैल्यूज की तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट नॉट हिंदुत्व, और इस मैसेज के साथ उन्होंने एंड करा है। नेक्स्ट पे आते हैं हिंदू के आपके एक्सप्लेन सेक्शन में, टेक्स्ट इन कंटेक्स्ट सेक्शन में आया है व्हाई मस्ट इंडिया रिकॉग्नाइज इट्स ओपन इकोसिस्टम। तो देखिए जो पर्टिकुलर आपका टॉपिक आया है ये यहाँ पे इस चीज को क्रिटिसाइज करता है कि इंडिया का जो पर्टिकुलर लीगल या लॉ है वो यहाँ पे जो वेस्टलैंड्स होती हैं, जिनको हम वेस्टलैंड्स बोलते हैं, उनको एक प्रोटेक्टेड एरिया की तरह काउंट नहीं करता, एक इकोसिस्टम कंसीडर नहीं करता है। एंड यूजली जिनको हम वेस्टलैंड कहते हैं, जो एक कॉलोनियल एरिया की टर्म है, उसको, उस पर्टिकुलर लैंड को कन्वर्ट करते हैं हम या तो एग्रीकल्चर लैंड के अंदर में, या फिर उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कि एफॉरेस्टेशन के लिए या फॉरेस्ट एरिया के अंदर में। हाउएवर वी हैव टू रियलाइज कि जो कॉलोनियल एरिया की वेस्टलैंड्स थी वो भी एक इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है। एंड बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, आपके ट्राइबल्स हैं और पेस्टोरल जो पर्टिकुलर ट्राइबल्स होते हैं, वो पर्टिकुलर लोग उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर पे डिपेंडेंट हैं। तो यहां पे इन्होंने वेस्टलैंड का जो मिस क्लासिफिकेशन है उसको यहां पे क्वेश्चन करा है और उसके बाद में कुछ हमें सजेशंस भी प्रोवाइड करें। तो इट्स अ रियली गुड आर्टिकल। तो करंट पॉलिसी के अंदर में क्या है, जो हमारे ओपन इकोसिस्टम्स होते हैं, विच मींस कि इट इज नॉट लाइक अ फॉरेस्ट एरिया और ना कोई वहां पे आपका कंस्ट्रक्शन है। तो जैसे ग्रासलैंड्स हो गए, सवाना हो गए, स्क्रबलैंड्स हो गए, इनको हम ओपन इकोसिस्टम बोलते हैं। डेजर्ट्स हो गए, इनको ओपन इकोसिस्टम बोलते हैं। और इन सबको हम वेस्टलैंड्स की कैटेगरी में डालते हैं। मतलब इनको एज ऑफ नाउ हम एक ऐसा इकोसिस्टम कंसीडर नहीं करते हैं विच रिक्वायर्स कंजर्वेशन। अब यहां पे इश्यू क्या हो जाता है कि ये जो पर्टिकुलर इकोसिस्टम है ये एक तो वहां के लिए इंपॉर्टेंट भी है और वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी जो पर्टिकुलर जो भी वो आपके पेस्टोरल पर्पस के लिए यूज करते हैं वो पर्टिकुलर राइट्स भी यहां रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं, जिससे उनके राइट्स का डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो वेस्टलैंड का मतलब क्या है, वेस्टलैंड इज समथिंग जो रिक्वायर्स इंप्रूवमेंट। तो हम इस लैंड को मार्क कर देते हैं, टारगेट करते हैं फॉर एफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल यूज। तो वेस्टलैंड जो अदरवाइज एक इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं फॉर अदर पर्पसेस व्हिच इज नॉट गुड फॉर दैट इकोसिस्टम। ओके, तो ये इकोलॉजिकल और लाइवलीहुड वैल्यू जो ये लैंडस्केप प्रोवाइड करते हैं इसको डिनाई करता है, स्पेशली दोस पीपल जो इसके ऊपर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन और एनवायरमेंटल लॉ एस्पेक्ट बता हुआ है। आर्टिकल 48A है आपका जो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो स्टेट को यहां पे डायरेक्ट करता है कि उसको फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना पड़ेगा। हाउएवर जब हम मिसक्लासिफाई करते हैं इस टाइप के इकोसिस्टम्स को तो हम आर्टिकल 48 को वायलेट कर रहे हैं, बिकॉज यहां पे जब हम एनवायरमेंट की, इकोसिस्टम की बात करते हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जिनको हम वेस्टलैंड बोलते हैं वो भी एक हमारे एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है। ओके, फिर आर्टिकल 21 की बात करी जाती है। आर्टिकल 21 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू अ हेल्दी एनवायरमेंट को हमारा फंडामेंटल राइट बोला है, और जब हम इस टाइप के ओपन इकोसिस्टम को डिस्ट्रक्ट करते हैं तो ये हमारे लाइवलीहुड को, बायोडाइवर्सिटी को, लोकल क्लाइमेट को इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है, हमारे राइट टू लाइफ को भी। ठीक है, इसके बाद लाइवलीहुड राइट्स की बात करिए, पेस्टोरल कम्युनिटी, जो मेन फोकस इस आर्टिकल का कि जो ट्रेडिशनल क्रेजिंग कम्युनिटीज हैं वो इस पे डिपेंड करती हैं, और जब हम इनको कन्वर्ट करते हैं तो हम उनके राइट्स को यहां पे वायलेट कर रहे हैं, ये रिकॉग्नाइज भी नहीं होता है, बिकॉज अदरवाइज दे आर क्लासिफाइड एज वेस्टलैंड्स, तो यहां पे किसी का राइट हो ही नहीं सकता है। और उसी कंटेक्स्ट के अंदर में ये आर्टिकल आपको आया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की जब बात करते हैं तो जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज हैं वो आपकी कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स को क्लेम कर सकती है, बट अगेन इशू कहां आ रहा है कि ये वेस्टलैंड्स में कंसीडर होते हैं तो यहां पे कोई राइट ही नहीं होता है, तो इनके जो पर्टिकुलर राइट्स हैं वो एक्सक्लूड हो जाते हैं, लीगली डिसइनफ्रेंचाइजिंग देम। तो इसलिए हमें इनके जो कलेक्टिव राइट है, इनका कस्टमरी राइट है ओवर दीज वेस्टलैंड, जिनको हम वेस्टलैंड कहते हैं, उनको हमें रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। इसके बाद में हमें इंटरनेशनल कुछ कन्वेंशंस हैं जिसके इंडिया सिग्नेटरी भी है, और जिसके अंदर में हम इस टाइप के जो इकोसिस्टम्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने की हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। कैन यू टेल मी कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो है ये किस पर्टिकुलर
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की सीओपी के अंदर में हमने साइन करा था। कहां पे वो आपकी हुई थी? तो उसमें हमारा कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, एंडेमिक स्पीशीज, इन सबको कंजर्व करना है। तो अगर हम वेस्टलैंड्स को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है इसको फुलफिल करने का, इसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। दूसरा है हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये बहुत हेवीली फोकस है ऑन फॉरेस्ट एंड टाइगर रिजर्व्स, जिसमें ओपन ड्राईलैंड इकोसिस्टम जो है वो हमारा अंडर प्रोटेक्टेड है। तो टाइगर रिजर्व्स हुए आपके, या अगर मैं चीता का एग्जांपल दूं, ये ओपन ग्रासलैंड्स में आपको मिलेंगे, बट ओपन ग्रासलैंड्स हुए, ओपन इकोसिस्टम्स हुए, उनको हम यहां पे प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको भी हम यहां वॉयलेट कर रहे हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज। तो हमें लीगल और पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या करने हैं वो भी आपको बताए हुए हैं कि हमें लीगल पॉलिसी फोकस को शिफ्ट करना पड़ेगा। डेजर्ट सवाना को फंक्शनल इकोसिस्टम कंसीडर, सवानास आर बेसिकली ओपन ग्रासलैंड्स, इनको फंक्शनल इकोसिस्टम कंसीडर करिए और इनको भी कंजर्वेशन के आपके कंजर्वेशन के अंदर में लेकर आया जाए, सो दैट इनको भी हम प्रोटेक्ट कर सके। और स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन और वेस्टलैंड एटलस, इन सबको हमें अपडेट करना पड़ेगा, सो दैट ये सब जो इकोसिस्टम इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। हमारी जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है अंडर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसको हम यहां पे अचीव कर पाए। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज एक वन लाइनर है। तो बहुत बार आपकी वन लाइनर्स आते हैं, साइड में मिस हो जाते हैं, ऑल्दो आपकी जीके मंत्रा में या आपकी क्लास हैंडआउट्स में कवर होता है, फिर भी यहाँ पे न्यू चेयरपर्सन जो है एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, उसके नए चेयरपर्सन को यहाँ अपॉइंट किया गया है। तो प्लीज ये नाम आप कहीं पे नोट कर सकते हैं, सिंपल सा, अभिजात सेठ। So it is the name of that person। NMC एक आपकी बॉडी है, नेशनल मेडिकल कमीशन, जो मेडिकल जो प्रोफेशन है उसको यहाँ पे रेगुलेट करता है, उसके लिए बेसिकली प्रोविजंस क्रिएट करता है और उनको मेंटेन करता है। और इसके नए चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया अभिजात सेठ को। एक और वन लाइन देखते हैं, अगेन मिलिट्री एक्सरसाइज का है, तलिस्मान सेबर करके आपकी एक एक्सरसाइज है जो ऑस्ट्रेलिया होस्ट करता है। इट्स अ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज, डू नॉट थिंक ये सिर्फ इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, मतलब मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेट इन इट। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज हमने करी है, इसके अंदर में इंडिया अलोंग विद 18 अदर कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो जस्ट रिमेंबर कि इंडिया इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन तलिस्मान सेबर, और तलिस्मान सेबर जो है वो किसकी पर्टिकुलर एक्सरसाइज है? ये ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है जो ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट करी जाती है। ओके, इंडियन एक्सप्रेस में देख लेते हैं। तो जीएसटी जो है फिर से न्यूज में आ रखा है आपका। तो आपका जीएसटी रिफॉर्म जो है, होम मिनिस्टर यहाँ पे एक पर्टिकुलर मीटिंग करने वाले हैं, सो दैट हम रेट के रैशनलाइजेशन को लेके यहाँ पे टॉक्स को बिगिन कर सके। तो ये रेट रैशनलाइजेशन क्या है? तो करंटली इफ यू आर अवेयर ऑफ जीएसटी के अंदर में अभी आपकी 5 रेट्स हैं, 0 है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। तो वर्ल्ड में जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, या लेट्स से जो डेवलपिंग कंट्रीज जो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलप कंट्रीज के स्टेटस की तरफ, दे डू नॉट हैव दीज मेनी रेट्स, दे यूजुअली हैव 1 और 2 रेट्स ओनली। तो यहाँ पे भी देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि हम ये जो नंबर ऑफ रेट्स हैं इनको एक सिंगल रेट के ऊपर पे, जैसे 12-18 का हम एक 15% रेट बना के इसकी जगह 12 और 18 की जगह एक सिंगल कर दें, ठीक है। सिमिलरली 0 और 5 की जगह हम शायद 3% कुछ कर सकते हैं, और 28% एक आपका हायर हो सकता है, लेट्स से जस्ट फॉर सेम गुड्स। बट मेजॉरिटी ऑफ जो गुड्स होंगे आपके, वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ सकते हैं। एसेंशियल गुड्स आपके यहां आ जाएंगे, और जो आपके सिन गुड्स हैं उनको यहां आए। तो ये प्रोसेस हो जाएगा रेट रैशनलाइजेशन का, बिकॉज वी कांट हैव सो मेनी मल्टीपल रेट्स, बिकॉज इससे क्या होता है, सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, तो यहां पे ये पर्टिकुलर चीज को करने के लिए वी वांट कंसेंसस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो कई बार स्टेट्स एग्री नहीं करेगा, कई बार यूनियन कुछ चीजों के लिए एग्री नहीं करता है, बट लेट्स सी कि इस बार यहां पे गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली होम मिनिस्टर को इन्वॉल्व कर रही है, सो दैट कंसेंसस यहां पे हम डेवलप कर पाए। तो जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, जो आपके पहले बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, उनकी जगह हमने एक सिंगल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बनाया है, जो गुड्स की सप्लाई के ऊपर पे और सर्विसेज सप्लाई के ऊपर पे होता है, और ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है? लेट्स से अगर प्रोडक्शन एक्स स्टेट में हुआ है, लेट्स से तमिलनाडु में हुआ है, बट कंजम्पशन जो है वो कर्नाटका में हुआ है, तो ये टैक्स जो है ये कर्नाटका के अंदर में लगेगा, ना कि यहां पे, ठीक है। तो इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। जुलाई 2017 में हमने इसको इंप्लीमेंट करा था। तो कैन यू टेल मी विच डे इज सेलिब्रेटेड एज योर जीएसटी डे?
विच डे सेलिब्रेटेड जीएसटी डे, ये आप मुझे आप बताइए। ओके, तो मल्टीपल स्टेट्स और सेंटर टैक्स को हमने यहाँ पे करा था, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ। और देयर इज अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जीएसटी काउंसिल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्रिएटेड अंडर 279A। तो ये पर्टिकुलर जो बॉडी है जिसको हेड करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और जितनी भी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर वो इसके मेंबर होते हैं। दिस इज द बॉडी जो डिफरेंट रेट्स को यहां डिसाइड करती है। ठीक है, रेट्स को यहाँ पे ये पर्टिकुलर बॉडी है जो रिकमेंड करती है किस प्रोडक्ट पे क्या पर्टिकुलर रेट ऑफ जीएसटी लगेगा। तो अभी करंटली हमारे 5 ये पर्टिकुलर आपके टैक्स स्लैब्स हैं जीएसटी के अंदर में, 0, 5, 12, 18, 28। तो हमें इसको रैशनलाइज करना है। हमें एक सिंगल जीएसटी रेट हो सकती है, एंड एक आपकी एक लोअर लिमिट हो सकती है, हायर लिमिट हो सकती है। इसके अलावा जो आपके ये प्रोडक्ट्स होते हैं, टोबैको हो गया, एरेटेड ड्रिंक्स हो गई, इन सबके ऊपर पे एडिशनल सेस भी लगता है। तो जीएसटी भी लगेगा, उसके अलावा एक पर्टिकुलर सेस भी लगेगा, विच इज सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। लेट्स से अगर किसी पे 5% टैक्स अगर लग रहा है या 18% टैक्स लग रहा है, तो उसके ऊपर पे लेट्स से 3% का और सेस भी लगाया जा सकता है। तो इस प्रोडक्ट्स पे आपका सेस भी लगाया जाता है। इसके अलावा ऑल्दो ये कम इंपॉर्टेंट होता है, बट गोल्ड है या प्रेशियस मेटल्स है वो भी जीएसटी के अंदर में आते हैं, और उनकी रेट जो होती है, जीएसटी रेट जो होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, नीड फॉर रेट रैशनलाइजेशन क्या है? तो लाइक आई टोल्ड यू कि 12% स्लैब को रिमूव करने की बात है, कि 12% स्लैब को रिमूव करके कुछ प्रोडक्ट्स को 5 में डाल दो या 18% के अंदर में डालने की बात चल रही है, सो दैट जो 12% के प्रोडक्ट्स हैं, अभी 5 है, 12 है, 18 है, तो 12 रिमूव हो जाएगा, तो या तो 18% में जाएगा या 5% में जाएगा। उससे जीएसटी स्ट्रक्चर जो है वो सिंप्लीफाई होगा, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट जो है वो होंगे। इससे रेवेन्यू लॉसेस होंगे उल्टा, बिकॉज बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो 12% they might not be suitable to be added into 18% because उनका कंजम्पशन बहुत आई है। पुअर पॉपुलेशन जो है कंट्री की वो शायद उसमें पार्टिसिपेट करती हो, इस वजह से वो शायद 5% में जाए, तो देयर आर चांसेस ऑफ कि लॉसेस जो हैं वो ज्यादा होंगे। इसलिए बहुत सारी स्टेट जो है इसके लिए एग्री नहीं करते हैं। और चैलेंजेस क्या है? तो सबसे बड़ा तो चैलेंज ये है कि ज्यादा जो लॉस होगा रेवेन्यू का वो सेंटर ज्यादा स्टेट को होगा, तो स्टेट माइट नॉट एग्री एंड दे माइट बी अनविलिंग टू बेसिकली कॉम्प्रोमाइज इजीली। एंड इट इज नॉट समथिंग कि ये सिर्फ नॉन बीजेपी जो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उसी में इशू है। बीजेपी रूल स्टेट जो है वो भी इसके अगेंस्ट में ही है, बिकॉज इससे उनको रेवेन्यू लॉस होगा, तो वो कहीं और से कंसिडर कर पाना बहुत मुश्किल है। एंड थर्ड इज कि इससे पहले भी हमने सिंप्लीफाई करने की कई ट्राई करे हैं, बट हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं पाए, बिकॉज स्टेट जो है वो अपने रेवेन्यू लॉस के लिए रेडी नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं चांस टू रीपे ग्रीन डेट। तो यहां पे एक ये आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, आपके हिंदू में भी कुछ इसी टाइप का आर्टिकल है, एंड ये आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग द फंडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड के अंदर में, नॉट जस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड के अंदर में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल थी, और वो ऑर्गेनाइजेशन है CMMYT। तो CMMYT स्टैंड्स फॉर सेंटर इंटरनेशनल फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट। तो ये पर्टिकुलर आपका सेंटर है जो मैक्सिको के अंदर में है, एंड इट इज दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, एंड दिस इज द सेम इंस्टीट्यूशन जिसने 1970s के अंदर में आपके हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स बनाए थे फॉर व्हीट। तो HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड जो है व्हीट के, वो कहां बने थे? दे वर प्रोड्यूस और दे वर बेसिकली रिसर्च इन CIMMYT इन मैक्सिको। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है IRRI, जो राइस रिसर्च, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो फिलीपींस के अंदर में, एंड दीज आर द 2 इंस्टीट्यूशन, वन फॉर व्हीट एंड द अदर फॉर राइस, जो बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉट जस्ट इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो। और ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इट वॉज डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल एड बीइंग प्रोवाइडेड बाय USAID। तो ये एक स्पेसिफिक और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स की, USAID करके, एंड एड इसके नाम में ही है। और इसका काम क्या था? ये बेसिकली इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलपमेंट के अंदर में या फूड सिक्योरिटी के लिए जो इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है उनको फंडिंग प्रोवाइड करती है। तो यहां पे जो ये पर्टिकुलर USAID है, इसको यूएस ने या डोनाल्ड ट्रंप ने क्लोज डाउन कर दिया है। इस वजह से ये जो पर्टिकुलर सेंटर है, इसको फंड्स का क्रंच होना स्टार्ट हो गया है, एंड इट माइट इवन क्लोज डाउन। तो इट इज इन रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। और यहां पे जो ये आर्टिकल है, इट इज टेलिंग अस द हिस्ट्री
एंड इट इज एक्चुअली रिक्वेस्टिंग अस और द गवर्नमेंट कि हमें इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का हम डेट पे कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द सेम इंस्टीट्यूशन जिसने जो एक फूड इनसिक्योर इंडिया था या एक फूड इनसिक्योर वर्ल्ड था उसको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करी थी, एंड बिकॉज वी वर फूड सिक्योर नाउ वी कुड नाउ फोकस ऑन अदर एवेन्यूज ऑल्सो। अदरवाइज अगर आपके फूड का या वाटर का इश्यू होता है तो कॉमन पर्सन की तरह आप भी सिर्फ उन्हीं में इन्वॉल्व रहते हो। तो एक बहुत बड़ा योगदान इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने करा था, एंड बिकॉज ये अभी खुद इस टाइप की इश्यूज फेस कर रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो यहाँ पे इंडिया अपना ग्रीन डेट जो है जो 70s में हमने एक तरीके से लिया था, अगर हम एक्सेप्ट करें तो ऋण एक्सेप्ट करें तो उसको चुकाने का इसके पास में मौका है। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की भी दी हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। डू नॉट थिंक कि ये पहले आया हुआ है या पुराना या मॉडर्न हिस्ट्री का या पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का टॉपिक है तो नहीं पूछा सकता, ये बिल्कुल आपके में आ सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंपॉर्टेंस के साथ नोट करिएगा। ओके, तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म कहां से आता है, तो यूएस एड जो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसी के एडमिनिस्ट्रेटर थे विलियम एस गाउड। विलियम एस गाउड वाज द पर्सन जिन्होंने ये पर्टिकुलर टर्म को यहाँ पे इन्वेंट किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन 1968 में, एंड इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ दीज पर्टिकुलर रिसर्च ओनली कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म निकल के आया, जिसके अंदर में फूड ग्रेन प्रोडक्शन है बिकॉज ऑफ द हाई यील्ड वेराइटीज जो यहीं से ही हमने आपकी इन्वेंट करी थी, इनको हमने इंप्रूव करा था, उसी बेसिस पे हो पाया। तो यही पर्टिकुलर टर्म यहाँ पे विलियम एस गाउड ने ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म निकाल के आपको प्रोवाइड करा था। तो दो इंस्टीट्यूशन इसके बिहाइंड थी, पहली थी CMMYT जो मैक्सिको के अंदर में है, एंड नाउ इट इज इन रिक्वायरमेंट ऑफ लॉट ऑफ एड, एंड दूसरी इंस्टीट्यूशन है आपकी IRRI जो फिलीपींस के अंदर में, जिसने राइस की ये पर्टिकुलर सीड्स हमें प्रोवाइड करी थी। बट इसका भी जो पर्टिकुलर जो फाउंडेशन है इट वाज लेड डाउन इन दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ओनली, कि यहां से जब हमें मिला कि हम वीट में इंप्रूव कर सकते हैं, सो देन इट वाज थॉट कि राइस के अंदर में भी इस चीज को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, और इस वजह से सारा जो क्रेडिट है वो मेन क्रेडिट जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का वो मैक्सिको की ऑर्गेनाइजेशन को जाता है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है दीज वर पार्ट ऑफ यूएस कोल्ड वॉर एज सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजी। तो यूएस कहीं ना कहीं यहाँ पे रिसर्च को फंड करता था, जिससे जो बाकी की कंट्रीज हैं वो यूएस के ऊपर पे लेट्स से डिपेंडेंट हो जाए, या डिपेंडेंट नहीं तो दे फील ग्रेटफुल कि ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कि हम हमारे यहाँ पे लोगों को या कंट्रीज को हेल्प करके वी वांट कि ये हमारे फेवर में आना स्टार्ट करनी या फिर हमारे अगेंस्ट तो बिहेव ना ही करें। और दिस हैड हेल्प्ड अ लॉट इन बेसिकली मेकिंग आवर कंट्री और नॉट जस्ट आवर कंट्री बट द होल वर्ल्ड फूड सिक्योर। ओके, तो यहाँ पे ये और कुछ ग्लोबल पर्सनैलिटीज के नाम है, जिसमें एक नाम तो है नॉर्मन बोरलॉग का। सो ही वाज द पर्सन जो CMMYT से जो एसोसिएटेड थे, एंड ही इज द वन या ही इज द मेन पायनियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इसलिए इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। और बिकॉज ऑफ हिज वर्क 1970 में ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज ऑल्सो। सिमिलरली इंडिया के अंदर में भी ग्रीन रेवोल्यूशन 1970s में आया था, और हमने यहीं से ही हाई यील्ड वेराइटीज की सीड्स को बेसिकली एक्वायर करा था। और इंडियन वेराइटीज जो थी उनका नाम था कल्याण सोना एंड सोनालिका। सोनालिका ट्रैक्टर्स भी आते हैं, कल्याण सोना एंड सोनालिका जो CMMYT के मटेरियल से इंडिया में डेवलप किया गया था। और वेरी इंपॉर्टेंटली हमारी जो पॉलिटिकल क्लास थी एट दैट टाइम आवर प्राइम मिनिस्टर्स वर बेसिकली इंदिरा गांधी एंड देन लेटर ऑन राजीव गांधी, दोनों ने यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन को सपोर्ट करा है। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था एक पर्सन ने जो अभी रिसेंटली ही हैज डाइड एंड ही वाज आल्सो अवॉर्डेड भारत रत्न, और ही इज नोन एज अ फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आई होप यू मस्ट बी एबल टू आंसर मी दिस क्वेश्चन कि हु इज नोन एज अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। आई हैव डेलिबरेटली कीप इट एज प्लान। ओके, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ है, तो यस शार्प राइज इन व्हीट एंड राइस यील्ड्स हुआ, फूड सेल्फ सफिशिएंट बने हम। इंडिया मेजर एक्सपोर्टर बन गया बासमती राइस का एंड इवन फॉर व्हीट टू सम एक्सटेंट। एंड 24-25 का बोला जाए तो 6.1 मिलियन टन ऑफ बासमती को हमने यहाँ पे $6 बिलियन के प्रॉफिट के साथ सेंड करा था। और 90% ऑफ बासमती एक्सपोर्ट्स जो है वो इसी पर्टिकुलर वेराइटी की जो सीड्स हैं जो हमने यहाँ से डेवलप करी हैं, इनको ही और मॉडिफाई करके करी हैं, उसी टाइप की हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फूड इंडस्ट्री इन इंडिया, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, जो इन दो इंस्टीट्यूशंस ने करा है। और यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि हम बिकॉज ये अभी नीड में है तो हम इनका डेट को यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं।
नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द मार्टियर्स डे रो इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कश्मीर मार्टियर्स डे का जो इशू है ये कुछ दिन से न्यूज में आ रहा था, तो इसका ये एक बैकग्राउंड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ बेसिक्स पे आप फोकस कर सकते हैं कि इसका कंटेक्स्ट क्या था, तो इन केस अगर क्वेश्चन आ जाए तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। तो जुलाई 13 जो है वो कश्मीर में मार्टियर्स डे की तरह सेलिब्रेट करा जाता है। सो कैन यू टेल मी कि इंडिया अपना मार्टियर्स डे 2 दिन मनाता है, ठीक है, एक बार नहीं 2 बार मनाता है, 1 जनवरी में, 1 मार्च में। What are those dates and why do we celebrate, या not celebrate but commemorate Martyrs Days on those particular date? Okay, तो 1 जनवरी का डे है और 1 मार्च के अंदर में डे, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जुलाई 13 जो है वो कश्मीर के अंदर में मार्टियर्स डे मनाया जाता है। Why so? Because it is प्री इंडिपेंडेंट 1931 वॉज अ टाइम जब आपका जो जम्मू या कश्मीर था ये एक प्रिंसली स्टेट था अंडर द डोगरा रूलर्स। तो डोगरा जो रूलर्स थे उनकी जो पुलिस थी उसने 22 कश्मीरी मुस्लिम्स को मार दिया था, मतलब दे वर किल्ड बेसिकली इन पुलिस फायरिंग बिकॉज दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अब्दुल कादिर खान सेडिशन चार्जेस। तो अब्दुल कादिर खान को यहाँ पे पकड़ लिया था पुलिस ने सेडिशन के चार्जेस पे, और उनके प्रोटेस्ट में अभी जो उनके लिए प्रोटेस्ट निकला उस प्रोटेस्ट के अंदर में पुलिस ने फायरिंग करी एंड 22 कश्मीरी मुस्लिम डाइड इन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, और उसी को ही कमेमोरेट करने के लिए ये कश्मीर मार्टियर्स डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ द इश्यू इज कि आपके सिंस 2019 जब से हमने आर्टिकल 370 रिमूव करा है, पहले ये जो पर्टिकुलर डे होता था जुलाई 13 इट वाज अ स्टेट हॉलीडे, बट आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पे ये पर्टिकुलर पब्लिक हॉलीडे रिमूव कर दिया गया, और उसके बाद से शेख अब्दुल्ला की बर्थ एनिवर्सरी को भी हमने रिमूव कर दिया था एज अ हॉलीडे। तो यहां पे देयर इज अ चेंज इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड इसलिए हम मार्टियर्स डे को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। और इस बार भी जब जुलाई 13 थी तो बहुत सारे पॉलिटिशियन को हाउस अरेस्ट करा गया था। इवन इट इज बीइंग रिपोर्टेड नाउ कि जो वहां के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, इवन ही वाज अंडर हाउस अरेस्ट ऑन जुलाई 13 एंड ही आल्सो कुड नॉट गो टू दोस पर्टिकुलर लेट्स से जो आपका ग्रेवयार्ड था वहां पे भी वो विजिट नहीं कर पाए थे, एंड इस वजह से थोड़ा सा वहां पे एंगर भी है पब्लिक के अंदर में कि वी आर नॉट अलाउड टू हैव टू एक्सरसाइज आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। तो उस कंटेक्स्ट के अंदर में न्यूज आई है, बट आपके लिए इतना सा इंपॉर्टेंट है कि जुलाई 13 को कश्मीर का मार्टियर्स डे होता है। क्यों होता है? बिकॉज 1931 के अंदर में 22 कश्मीरी मुस्लिम्स वर शॉट डाउन बाय द डोगरा पुलिस बट बिकॉज दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सेडिशन ट्रायल ऑफ अब्दुल कादिर खान। तो इस तरीके से एक स्टेटमेंट के अंदर में आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आया है, और ये एडिटोरियल एक आपके लिए लीगल रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट अ पर्टिकुलर जजमेंट बाय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो द हाग के अंदर में है, और उसने इंडिया के अगेंस्ट में एक हमारे को ऑर्डर पास करा है। तो उस कंटेक्स्ट के अंदर में हम ये पर्टिकुलर न्यूज को कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए भी। लाइक आई टोल्ड यू कि आज न्यूज बहुत अच्छी आई है। तो ये जो द हाग का जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इसने यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी के जो इंडस वाटर ट्रीटी को हमने अबेयंस में रखा है उसको पाकिस्तान ने चैलेंज करा था। इंडिया नेवर रिप्रेजेंटेड इटसेल्फ, और यहाँ पे पीसीए ने इंडिया के अगेंस्ट में जजमेंट दिया है। तो पहले हम एक बार का बेसिक जो हमारा रहता है हमेशा इंडस वाटर ट्रीटी का वो देख लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने 60 के अंदर में इंडिया और पाकिस्तान के में करी थी, एंड इट इज पॉसिबली द ओनली एग्जांपल ऑफ अ सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी जो 2 कंट्रीज के बीच में एटलीस्ट आई वुड से फॉर अराउंड 50 इयर्स से ज्यादा तक वो विदाउट एनी डिस्प्यूट आपकी इजीली फंक्शन कर पाई, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू इंडिया बिकॉज इंडिया इज द वन जो यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर रखता है इस पर्टिकुलर रिवर वाटर को, और इट इज इंडिया विच हैज बीन द सेंसिबल पावर। आई बिलीव अगर पाकिस्तान की कंट्रोल में होती तो शायद 65 के वॉर में ही 47 के 65 के वॉर में 71 के वॉर में उन्होंने वाटर को यहाँ पे रोक लिया, और इंडिया जो है 2025 में जब बहुत सारी हदें पार हो गई, आपके पहलगाम के अंदर में इस टाइप का अटैक करा गया जिसमें आपके इनोसेंट हिंदूज को मारा गया, उसके बाद जाके हमने ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया था। ओके, ये जो पर्टिकुलर रिवर ट्रीटी है इसमें 6 रिवर्स हैं आपकी, 3 रिवर पाकिस्तान के कंट्रोल में है, राइट्स में है, इंडस, झेलम और चेनाब, और इंडिया के पास में है रावी, व्यास और सतलुज। अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है? तो आपका ये एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है जिसका नाम पीसीए है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अगेन ये कोई आर्बिट्रेशन जो करा जाता है ये विद द कंसेंसस ऑफ पार्टीज होता है, और ट्रीटी के अंडर में अगर अलाउ होता है तो ही आर्बिट्रेशन अलाउ होता है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ऑल्दो इंटरनेशनल लॉ में ये बाइंडिंग होता है, बट इसकी कोई इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज
पीसीए को इन्फोर्स करने के लिए कोई सॉवरेन अथॉरिटी नहीं है, कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है। इट इज नॉट लाइक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके ऑर्डर को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए। तो आपको समझना है, ऑल्दो इट्स नेम इज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इट इज नॉट अ कोर्ट इन कन्वेंशनल सेंस, इट इज ओनली अ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। और ये स्टेट्स के केसेस, स्टेट और प्राइवेट पार्टी केसेस और इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच के, प्राइवेट पार्टी के या स्टेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के केसेस को डील करता है। ट्रीटी के क्लॉजेस में अगर एग्रीड होता है तो ये फंक्शन करता है। तो इंडस वाटर ट्रीटी का जो एनेक्सर जी है उसके अंदर में भी आर्बिट्रेशन का प्रोविजन प्रोवाइडेड है। तो अगर आर्बिट्रेशन का प्रोविजन होता है तो आप पीसीए में या किसी और फॉरम में जाके इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो रीसेंट आर्बिट्रेशन क्या हुआ है, तो द कंटेक्स्ट इज बेसिकली कि इंडिया ने यहाँ पे जो ट्रीटी है उसको अबेंस करा है, तो पाकिस्तान इसको चैलेंज करा है। तो हाग का ऑर्डर क्या है, हाग का ऑर्डर है कि इंडिया अगर एब्सेंट भी, इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो भी ये प्रोसीडिंग्स इनवैलिड नहीं होते हैं, एक्स पार्टी भी वो यहाँ पे आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। और ये इंडिया ने यूनिलैटरल सस्पेंशन करा आईडब्ल्यूटी का, इसका कोई लीगल बेसिस नहीं है। एक बार अगर जुरिडिक्शन ट्रिगर हो जाता है तो कोई भी यूनिलैटरली विड्रॉ नहीं कर सकता है। और यहाँ पे इसने अपनी अथॉरिटी को रीअफर्म करा है कि इट हैज द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द ट्रीटी एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट। हाउएवर यहाँ पे इशू क्या आता है, इशू इज कि आर्बिट्रल अवार्ड जो होते हैं वो बाइंडिंग तो होते हैं बट इनका कोई इन्फोर्समेंट आर्म नहीं है, तो इसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। सो इट बेसिकली कंसेंसुअल या फिर ये बेसिकली एथिक्स के बेसिस पे, मॉरल ग्राउंड्स पे आप चाहो तो इसको कर सकते हो। वॉलंटरी कंप्लायंस हो जाता है। तो अगर कंप्लाई नहीं करती, रिफ्यूज करती है, तो देन यू हैव द यूजुअल सस्पेक्ट्स को या तो आप डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाइए या आप चाहो तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास जा सकते हैं। बट यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिख भी रखा है रेयर, कि बहुत मुश्किल है कि सिक्योरिटी काउंसिल इसमें इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल पीसीए का एक ऑलरेडी एक पर्टिकुलर ऑर्डर है जिसके अंदर में चाइना के अगेंस्ट में ऑर्डर था, फिलीपींस के फेवर में ऑर्डर था कि जो साउथ चाइना सी के अंदर में आपके डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, वो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स आप चाइना को उस पर कोई भी लेजिटिमेसी नहीं है, उनके ऊपर पे कोई ओनरशिप नहीं है, एंड दे शुड बी गिवन फॉर फिलीपींस एंड चाइना शुड नॉट इंटरफेयर। ओके, तो वो जजमेंट भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। सिमिलर वुड बी द केस विद दिस जजमेंट आल्सो, बिकॉज यहां पे इंडिया हैज नॉट पार्टिसिपेटेड। इंडिया सेड कि ये एक पॉलिटिकल मैटर है, ये सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर है और इसके अंदर में आप लीगल मैकेनिज्म जो है वो इनएडिक्वेट है, तो आप इनको यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, इट इज यूजलेस। तो यहां पे ये पर्टिकुलर मैसेज सेंड किया गया है। ओके, तो एक और फाइनल न्यूज देख लेते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूजुअली जो आपके टेनिस है, टेनिस एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है और माय सजेशन टू यू वुड बी कि एटलीस्ट इनके जो मेंस के सिंगल और विमेंस के सिंगल विनर्स हैं आपके जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं उनके, वो आपको याद होने चाहिए। इन केस कोई इंडियन अगर इन्वॉल्व है तो मेंस डबल, विमेंस डबल और मिक्स डबल जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं पूछा सकते हैं, वो भी पूछा सकते हैं, बट एटलीस्ट जो 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं उनके मेंस और विमेंस विनर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। ओके, तो मेंस सिंगल्स में क्या हुआ है, जेनिक सिनर जो एक इटालियन है, तो कंट्री भी पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उन्होंने कार्लोस अल्काराज जो स्पेन से हैं उनको यहाँ पे डिफीट करा है और वो पहले इटालियन बने हैं टू विन अ विंबलडन। अगेन जेनिक सिनर इज रैंक 1 ऑफ इन टेनिस राइट नाउ और इन्होंने इससे पहले आपके अलग बाकी के ग्रैंड स्लैम्स उनको भी जीता है, बट ये पहली बार है कि उन्होंने विंबलडन को जीता है। सो ये उनका 4th ग्रैंड स्लैम टाइटल है ओवरऑल। तो इससे पहले उन्होंने फ्रेंच ओपन और आपका यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, बट पहली बार उन्होंने विंबलडन को जीता है। विमेन सिंगल्स की बात करी जाए तो ईगा स्वियाटेक जो आपके कई साल बाद उन्होंने टूर्नामेंट जीता है और ये करीब उनकी अभी रैंक 6th है। उन्होंने अमांडा एनिसिमोवा जो यूएस की हैं और अपना पहला विंबलडन प्ले कर रही थी, उनको डिफीट करा है स्ट्रेट सेट में 6-0 6-0, यानी कि अमांडा एनिसिमोवा ने कोई भी एक सेट भी नहीं जीता, तो 6-0 6-0 से 2 सेट्स के अंदर में इजीली हरा दिया गया है। ईगा स्वियाटेक पॉलिश है और ये फर्स्ट पॉलिश पर्सन है टू विन द विंबलडन इन द ओपन एरा एंड ये इनका ओवरऑल 6th ग्रैंड स्लैम है। सो शी इज आल्सो अ वेरी पॉपुलर प्लेयर एंड अ वेरी सक्सेसफुल प्लेयर ऑल्सो, 6 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। तो ये लास्ट न्यूज थी आज की, बट बिफोर आई मूव, थैंक यू, मैं आपको स्लाइड दिखाऊं उससे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन विच इज कि विंबलडन एक आपका ग्रैंड स्लैम है, इसके अलावा टोटल 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, तो एक विंबलडन हो गया। अब सीक्वेंस में आप मुझे बताइए कि ईयर का सबसे फर्स्ट कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है, चलिए थर्ड बता देता हूं विंबलडन है, और फोर्थ कौन सा होता है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, तो ये 4 ग्रैंड स्लैम में एक विंबलडन हम कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी के 3 कौन से हैं वो एक सीक्वेंस में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के न्यूज दोनों हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यू फील लाइक कि कोई आर्टिकल यू वांटेड टू बी कवर्ड, तो उसका लिंक या उसको आप वहां मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में MIT में उसको भी कवर कर लेंगे। ओके, सो विद दिस मैसेज एंड टुडे सेशन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।